हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे लगने लगता है कि वो खुद ही अपनी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? नमस्कार। ये कहानी सिर्फ किसी एक लेखक की नहीं है। ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। द माउंटेन इज यू कोई साधारण किताब नहीं, ये एक दर्पण है जिसमें हम अपने भीतर के डर, टालमटोल, आदतें और असुरक्षाएं साफ देख सकते हैं। इस किताब को ब्रायना वाइस्ट ने लिखा है, पर आवाज आज आपकी है, सोच आपकी है और सफर भी आपका है। ये ऑडियो बुक आपको खुद से एक ईमानदार संवाद शुरू करने का अवसर देगी। ये कोई उपदेश नहीं है, ये एक साथ चलने वाला सफर है जहां हम सीखेंगे हम खुद को क्यों रोकते हैं, कैसे हमारे पुराने जख्म आज भी हमारी राह में आते हैं और कैसे हम उन्हें समझकर तोड़ नहीं तराश सकते हैं। आइए अपने भीतर के पहाड़ की ओर बढ़ते हैं, डर के साथ बल्कि समझ, करुणा और साहस के साथ। भाग 1, आत्मतोड़। जब हम खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं, कभी आपने खुद को एक ही जगह पर बार बार गिरते हुए पाया है, जैसे जिंदगी आपको आगे बढ़ने का मौका देती है और आप ही खुद को पीछे खींच लेते हैं? क्या ये आलस है, डर है या कुछ और गहरा? जब दुश्मन बाहर नहीं भीतर होता है, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें बाहरी दुनिया में हैं, हालात, लोग, समय, पैसा। लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि सबसे बड़ा पहाड़ हम खुद होते हैं। ये पहाड़ हमारा डर होता है, हमारी अनिश्चितता, हमारा टाल मटोल, वो पुरानी आदतें जो अब भी हमारे साथ चल रही हैं, जैसे बचपन का कोई अधूरा डर, सेल्फ सैबोटाज यानी आत्मतोड़। जब हम जानबूझकर नहीं लेकिन अनजाने में खुद ही अपने सपनों के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। आत्मतोड़ क्या होता है, आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। नेहा एक टैलेंटेड डांसर है। जब वह स्टेज पर होती है, सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ा ऑडिशन आता है, वह बीमार पड़ जाती है या भूल जाती है या पहुंचती ही नहीं। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, ये उसका मन है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। किससे? उस विफलता से जो उसने सालों पहले एक स्टेज पर महसूस की थी, जब सबने उसका मजाक उड़ाया था। मन को लगा दर्द मत दो, तो उसने एक आदत बना ली, बच निकलो। आत्मतोड़ एक कमजोरी नहीं, एक रणनीति है। ब्रायना वाइस्ट कहती है, सेल्फ सैबोटाज इज नॉट अ पर्सनल फेलियर, इट इज अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। यानी जब हम खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि एक बचाव तकनीक होती है। हमारा दिमाग दर्द को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता, इसलिए वह नया जोखिम लेने से पहले हमें रोक देता है। जब मन कहता है यह सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, ये मेरा सपना है लेकिन मैं उसे शुरू भी नहीं कर पा रहा, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग ने यह मान लिया है कि बदलाव सुरक्षित नहीं है। हम बदलाव से नहीं डरते, हम उस अनजाने दर्द से डरते हैं जो बदलाव ला सकता है। आत्मतोड़ के अलग अलग रूप हो सकते हैं। बार बार डाइट छोड़ देना, बार बार टॉक्सिक रिश्तों में फंसना, नए अवसर से पहले डर जाना, हर छोटी आलोचना को खुद पर ले लेना, देर तक जागना, अपने शरीर को थकाना, सबके लिए हाँ कहना लेकिन खुद के लिए ना। पर सबका जड़ एक ही है, मैं शायद इसके लायक नहीं हूं। एक और कहानी, अमित का डर। अमित एक अच्छा लेखक है, लेकिन जब भी कोई उसकी तारीफ करता है, वो हंसकर कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही लिख लेता हूं। क्यों? क्योंकि उसे बचपन में बार बार कहा गया, असली मर्द आर्मी में जाते हैं, ये लिखना पढ़ना लड़कियों का काम है। अब अमित को सच में लिखना पसंद है, पर वो खुद को कभी राइटर मान नहीं पाता। ये आत्मतोड़ है। अपने मूल्य को स्वीकार ना कर पाना, पहला इलाज देख पाना। आत्मतोड़ से बाहर आने का पहला कदम है देखना, बिना भागे, बिना दोष दिए। जब आप अपने किसी व्यवहार पर ध्यान दें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस वक्त खुद को रोक रहा हूं? क्या मैं किसी पुराने डर के कारण अपने रास्ते में खड़ा हूं? बस यही समझ आ जाए तो ये पहला दरवाजा खुल गया। एक छोटा अभ्यास, जब भी आप कोई अवसर आते देखें और मन बोले मत कर, तो एक पल रुकिए और कहिए, मैं अब उस पुराने डर से नहीं चलूंगा, मैं अब अपने भविष्य की तरफ चलूंगा। हर बार जब आप ये करेंगे, आप उस पहाड़ की चोटी की ओर एक कदम और चढ़ेंगे। भाग 1 का सार, आत्मतोड़ कोई दोष नहीं, एक प्रतिक्रिया है पुराने दर्द की। मन वही चुनता है जो परिचित है, चाहे वो दुखद क्यों ना हो। हमें खुद को पहचानना है, अपने डर को देखना है और उस डर से एक संवाद शुरू करना है, करुणा से, कठोरता से नहीं। भाग 2, भावनात्मक सुरक्षा और पुरानी भावनाएं। हम बदलना चाहते हैं लेकिन हम डरते हैं, क्योंकि हर बार जब हम कुछ नया करने जाते हैं, हमारा मन पुराने जख्मों की तरफ दौड़ जाता है। भावनात्मक सुरक्षा क्या होती है? भावनात्मक सुरक्षा यानी एक ऐसा माहौल, चाहे बाहर हो या हमारे अंदर, जहां हम बिना डरे, बिना शर्मिंदा हुए सच को महसूस कर सकें। जब हमें बचपन में भावनात्मक सुरक्षा नहीं मिलती, तो हम ये सीख जाते हैं कि गुस्सा दिखाना गलत है, दुख बांटना कमजोरी है, डर को मानना शर्म की बात है। इसका नतीजा ये होता है कि हम हर भावना को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं और वह भावना समय के साथ जहर बन जाती है। पुरानी भावनाएं कहाँ जाती हैं? एक सवाल सोचिए, वो आंसू जो आप कभी रो नहीं पाए, क्या वो खत्म हो गए? नहीं,
वो शरीर में ही रहते हैं। हर दबा हुआ डर, हर अनकही बात, हर अधूरी चीख वो हमारे नर्वस सिस्टम में जमा होती जाती है और फिर एक दिन हमें छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है। हम बेचैन रहने लगते हैं, हमें लोगों से घबराहट होने लगती है। ये सब उस पुराने जज्बात की छाया होती है जिसे हमने कभी बाहर नहीं आने दिया। भावनाएं दुश्मन नहीं है, ब्रायना वाइस्ट कहती हैं। भावनाएं हमें चोट नहीं देती, हम उन्हें समझे बिना दबा देते हैं। ये हमें चोट देता है। हमने सीखा कि सिर्फ खुश रहना अच्छा है, बाकी सब भावना गलत है। लेकिन हर भावना एक संदेश लेकर आती है। डर कहता है सावधान रहो, गुस्सा कहता है कुछ गलत हुआ है, दुख कहता है कुछ कीमती खो गया है। अगर हम इन भावनाओं को सुने तो ये हमारे सबसे अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं। भावनात्मक रिलीज, एक अभ्यास। अपने आप से ये कहिए, मैं अपनी हर भावना को बिना जज किए महसूस करने की अनुमति देता हूँ। एक शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर से पूछिए आज तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। आपको उत्तर मिलेगा, कभी छाती में भारीपन, कभी आंखों में नमी। बस उसे आने दीजिए, रोइए, चुप रहिए, सांस लीजिए, लेकिन रोकिए मत। भावनाओं को जिंदा दफन मत कीजिए। कभी कभी हम इतनी बार हंसते हैं कि अपनी असली पीड़ा को भूल जाते हैं, लेकिन वो पीड़ा कभी गई नहीं होती। ब्रायना कहती हैं, अगर आप अपने जज्बात को नजरअंदाज करेंगे तो वो एक दिन आपके फैसलों पर हावी हो जाएंगे। एक सच्ची कहानी, रिया की चुप्पी। रिया एक शांत लड़की थी। बचपन में घर में झगड़े होते थे। उसने सीखा चुप रहो तभी बच पाओगे। अब जब वह ऑफिस में बॉस के सामने होती है या रिश्तों में होती है तो उसकी आवाज ही नहीं निकलती। ये कोई दोष नहीं, ये उसकी सुरक्षा रणनीति थी। लेकिन अब रिया को समझना है कि वह अब उस पुराने माहौल में नहीं है। अब उसे अपनी आवाज वापस चाहिए। भागदौड़ का सार, भावनाओं को दबाना नहीं, महसूस करना जरूरी है। हर भावना एक संदेश लाती है। डर, गुस्सा, दुख सब कुछ सिखा सकते हैं। पुरानी भावनाएं हमारे शरीर में संग्रहित हो जाती हैं और व्यवहार में झलकती हैं। खुद को एक सुरक्षित माहौल दीजिए जहां आप रो सकें, हंस सकें, टूट सकें, ताकि फिर से जुड़ सकें। भाग 3, नया जीवन बनाना। जब बदलाव सच में शुरू होता है, अब जब हम जान चुके हैं कि दर्द क्या है, अब जब हम समझ चुके हैं कि डर कहाँ से आता है, तो क्या अब हम तैयार हैं अपने पुराने रूप को छोड़ने के लिए और एक नया जीवन रचने के लिए? बदलाव का भ्रम, लोग सोचते हैं कि बदलाव एकदम से होता है, जैसे कोई बटन दबा और जिंदगी बदल गई। लेकिन ब्रायना कहती हैं, सच में बदलाव तब आता है जब हम छोटे छोटे रोज के फैसले बदलते हैं। सुबह उठकर बिस्तर को ठीक करना, एक ना कहना जहां पहले हाँ कहते थे। डर के बावजूद पहला कदम लेना बदलाव का मतलब है। हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा चुनना। आप वही नहीं हैं जो आप थे। जब हम हीलिंग शुरू करते हैं तो अजीब सा खालीपन आता है। मैं अब वो नहीं हूं जो पहले था, लेकिन मैं ये नया इंसान भी पूरी तरह नहीं बना हूं। इस बीच की स्थिति को ट्रांजिशन फेज कहते हैं। ये बहुत असहज होती है क्योंकि अब पुराने पैटर्न हमें नहीं खींचते और नए पैटर्न अभी पूरी तरह बने नहीं हैं। इस समय सबसे जरूरी है धैर्य और खुद से रोज कहना, मैं प्रक्रिया में हूं और यह पर्याप्त है। पहचान का पुनर्निर्माण। हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है हम कौन हैं इसका चुनाव करने की क्षमता। ब्रायना कहती हैं, यू बिकम वट यू बिलीव यू आर। अगर आपने मान लिया कि आप कमजोर हैं तो आप वही बन जाएंगे। अगर आपने मान लिया कि आप हीलिंग के लायक हैं तो आप वही बनेंगे। तो सवाल है, आप खुद को अब क्या मानते हैं? एक अभ्यास, आइडेंटिटी शिफ्ट। एक कागज लीजिए और 2 कॉलम बनाइए। कॉलम 1, मैं अब तक क्या मानता रहा हूँ। कॉलम 2, अब मैं क्या मानना चाहता हूँ। पुराना विश्वास, नया विश्वास। मैं दूसरों से कम हूँ, मैं अनोखा और पर्याप्त हूँ, मैं बदलाव नहीं ला सकता, मैं रोज बेहतर होता जा रहा हूँ, मुझे प्यार पाना कठिन है, मैं प्यार के योग्य हूँ। हर दिन इसे पढ़िए, हर दिन इसे महसूस कीजिए। व्यवहार बदलने की चाबी, सिस्टम बनाना। सिर्फ इच्छा शक्ति से बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है सिस्टम से। जैसे अगर आप बेहतर नींद चाहते हैं तो हर रात एक तय समय पर बत्ती बंद करें। अगर आप रोज लिखना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत में 10 मिनट लिखें, चाहे जो भी हो। सिस्टम छोटे हो सकते हैं लेकिन यही नया जीवन बनाते हैं। एक कहानी, काव्या की सुबह। काव्या बहुत एंग्शियस रहती थी। रोज उठते ही वो इंस्टाग्राम खोलती, मेल्स पढ़ती और दिन का स्ट्रेस बढ़ जाता। फिर उसने एक बदलाव किया। अब वह सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करती है, पानी पीती है और अपने दिन के लिए एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलती है। बस यही छोटी बात और उसकी पूरी इनर एनर्जी बदल गई। बदलाव अकेले मत कीजिए। जब आप हीलिंग की राह पर होते हैं तो कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है क्योंकि आप बदल रहे होते हैं और आपके आसपास के लोग नहीं। पर याद रखिए, आप अकेले हैं लेकिन आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में हजारों लोग अभी इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अपने जैसे लोगों से जुड़िए, किताबों से, पॉडकास्ट से, सपोर्ट ग्रुप से या बस एक ऐसे दोस्त से जो सुन सके। भाग 3 का सार, डिट बदलाव धीरे धीरे आता है, रोज के छोटे फैसलों से। पहचान को दोबारा गढ़ना हीलिंग का हिस्सा है। सिस्टम बनाइए, सिर्फ मोटिवेशन पर मत चलिए। और याद रखिए, आप अब वही इंसान नहीं हैं जो कभी दर्द में फंसा था। आप अब नया जीवन चुन सकते हैं। यह पर्वत जो कभी आपके रास्ते में था, अब वही पर्वत आपके भीतर खड़ा है और आप अब उसी की चोटी से देख रहे हैं अपना नया जीवन। भाग 4,
भावनात्मक बुद्धिमत्ता और स्वयं से संबंध सच्ची ताकत बाहर की दुनिया पर जीत पाने में नहीं, अपने भीतर की भावनाओं को समझने और अपनाने में है। भावनाएं दुश्मन नहीं, दर्पण है। कभी आपने महसूस किया है आपको गुस्सा आ रहा है, पर असली कारण कुछ और है। आप दुखी हैं, लेकिन आंसू किसी और जख्म के लिए निकलते हैं। भावनाएं हमारा दिशा सूचक यंत्र है। वे हमें बताते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, क्या खो रहे हैं और क्या पाना चाहते हैं। ब्रायना कहती हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी भावनाओं को नकारना नहीं, समझना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? ये एक कला है, अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें नाम देना, उन्हें जिम्मेदारी के साथ व्यक्त करना और सबसे जरूरी दूसरों की भावनाओं को समझना। उदाहरण के लिए, मुझे गुस्सा आ रहा है कहना उस पर चिल्लाने से बेहतर है मुझे डर लग रहा है स्वीकार करना। डर से भागने से बेहतर है। क्यों हम अपनी भावनाओं से भागते हैं? क्योंकि बचपन में सिखाया गया लड़कों को रोना नहीं चाहिए, गुस्सा बुरा होता है। जो दुखी रहते हैं वो कमजोर होते हैं, पर असल में भावनाओं को दबाने से वे कहीं नहीं जाती, वे बस रूप बदल लेती हैं। एंग्जाइटी, प्रोक्रास्टिनेशन, ओवरथिंकिंग बनकर वापस आती हैं। भावनाएं भी संवाद चाहती हैं। जैसे कोई बच्चा बार बार खींचकर कहता है मुझे सुनो, वैसे ही हमारी भावनाएं भी कहती हैं मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो, मुझे समझो। जब आप किसी भावना से पूछते हैं तो क्या कहने आई है, तो वह जवाब देती है मैं डर हूँ क्योंकि तुमने पहले दर्द झेला है, मैं उदासी हूँ क्योंकि कुछ छूट गया है, मैं गुस्सा हूँ क्योंकि कुछ गलत हो रहा है। एक कहानी, सिम्मी और उसका क्रोध। सिम्मी एक प्रोफेशनल है, सब उसे शांत और सौम्य मानते हैं, लेकिन कुछ समय से वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाती है। जब उसने खुद से पूछा मुझे इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आता है, तो उसे एहसास हुआ उसका गुस्सा असल में उसके भीतर की आवाज है जो सालों से दब रही थी। मैं भी मायने रखती हूँ, मेरी भावनाएं भी जरूरी हैं। सिम्मी ने सीखा गुस्से को दबाना नहीं, सुनना है। भावनात्मक सुरक्षा, स्वयं के साथ बैठना। क्या आप अपने ही साथ चुपचाप बैठ सकते हैं, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के? अगर हाँ, तो आप भावनात्मक रूप से सुरक्षित हैं। अगर नहीं, तो शायद आपके अंदर की कोई आवाज अब भी सुने जाने का इंतजार कर रही है। स्वयं से संबंध सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता। ब्रायना लिखती है, The relationship you have with yourself sets the tone for every other relationship you have। यानी अगर आप खुद से प्यार, करुणा और समझ के साथ बात करते हैं तो वही भाव आप दुनिया को भी देंगे। एक अभ्यास, भावनाओं की डायरी। हर दिन के अंत में कुछ मिनट लीजिए और खुद से पूछिए आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, इस भावना की जड़ क्या है, मैंने इसे कैसे व्यक्त किया, क्या मैंने खुद को उस भावना में सुना। यह डायरी आपको धीरे धीरे अपनी भीतरी दुनिया का नक्शा थमा देगी। स्वयं से संवाद, एक चिट्ठी। कभी कभी खुद को चिट्ठी लिखिए, प्रिय मैं, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? क्या तुम थके हुए हो, दुखी हो? कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें प्यार है, तुम्हें माफी है, तुम जरूरी हो। यह चिट्ठी आपके अंदर के उस हिस्से को शांत करती है जो बस माना जाना चाहता है। भाग 4 का सार। भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं, दिशा है। उन्हें दबाने से वे भीतर घर कर लेती हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला कदम है स्वयं से संवाद। जब हम खुद को सुनना शुरू करते हैं तभी दुनिया हमें सुनने लगती है। भाग 5, नई शुरुआत और भविष्य की ओर। पिछला सब बीत गया, अब नया रचने का समय है। अब आप पहाड़ नहीं, उस पर खड़ीजे मुसाफिर हैं जो आगे देखता है निडर होकर। खुद को नया परिभाषित करना, हम वही नहीं हैं जो हमारे साथ हुआ, हम वही हैं जो हम अब बनने का चुनाव करते हैं। ब्रायना लिखती है, योर न्यू लाइफ इज गोइंग टू कॉस्ट यू योर ओल्ड वन। नया जीवन पाने के लिए हमें पुराने मैं से विदा लेनी होगी। भविष्य एक खाली कैनवास है, आपके हाथ में ब्रश है। अब आप तय करेंगे कि कौन से रंग भरने हैं। आत्म करुणा का नीला, हिम्मत का लाल, उम्मीद का पीला और आत्मविश्वास का उजाला। अब आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रचेंगे। आत्मविश्वास की पुनर्खोज। अब समय है खुद से कहने का, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मुझे मेरा जीवन चुनने का अधिकार है। हर सुबह आईने में देखिए और कहिए, मैं अब खुद से पीछे नहीं हटूंगा। दूसरों से नया संबंध। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो आपके रिश्ते बदलने लगते हैं। आप अब वैलिडेशन के लिए नहीं, कनेक्शन के लिए जुड़ते हैं। आप हाँ तभी कहते हैं जब दिल से हो। आप ना को अपराध नहीं मानते, आप किसी को बदलने की जगह स्वयं में बदलाव से दुनिया को प्रभावित करते हैं। जीवन अब प्रतिक्रिया नहीं, निर्माण है। अब आप जानते हैं कि दर्द भी शिक्षक है, डर भी संकेत है, और आप पहाड़ नहीं, शिखर की ओर चलने वाला साहसी पथिक है। भाग 5 का सार। नया जीवन पाने के लिए पुराने से विदा जरूरी है। भविष्य अभी लिखा नहीं गया और कलम आपके हाथ में है। आप रिएक्शन नहीं, क्रिएशन है। आपने पहाड़ देखा, महसूस किया और अब उस पर चढ़ चुके हैं। अब वक्त है उड़ान भरने का। अंतिम शब्द, यह कहानी आपकी है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप एक नायक हैं। आपने अपने अंदर की आवाज को सुना, समझा और उसे प्रेम से स्वीकार किया। अब जब कभी भी आप फिर से डरें, थकें या रुक जाएं, तो याद रखना, पहाड़ तुम्हारे रास्ते में नहीं था, वह खुद रास्ता था। आप तैयार हैं उड़ान के लिए।